ये बस फिक्टिटियस एक लाइन रहेगा, बस आपको छोड़ देना, उसको कुछ भी नहीं लिखना है। जी आपका अगर सर कॉलम नहीं बनाएंगे तो चलेगा? नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, ऐसा जेएफ का कोई यूटिलाइज तो नहीं है, लेकिन अगर कोई टीचर इस तरह का हुआ ढूंढने वाला तो आपका एक आध नंबर काट सकता है। वैसे बहुत कम चांसेस है कि जेएफ लेजर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है। एक बार सर थोड़ा आइडिया दीजिए ना जी आपका, जैसे अगर मान लीजिए लिखना हो उसको तो कैसे भर सकते हैं? वो रियल डाटा में पॉसिबल है, फिक्टिटियस डाटा में कुछ नहीं कर सकते हैं। जनरल एंट्री को नंबरिंग दे दीजिए, जो भी जनरल एंट्री है उसको नंबरिंग दे दीजिए, और जब लेजर बनाएंगे तो वहां से वो नंबरिंग उठा के लेजर में लिख दीजिए, हो गया। जनरल एंट्री को नंबरिंग कर दें? हाँ, नंबरिंग वाइज कर दीजिए जनरल एंट्री को, और फिर उसको फिक्टिटियस डाटा में डाल दीजिए, तभी पॉसिबल है। उसको बस आप लाइन की तरह यूज कीजिए ना, उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में भी यदि कुछ। हम एग्जाम में उसको छोड़ दिए, जे आपको नहीं ये भरेंगे वैसे देखिए, छोड़ देंगे ये तो नंबर क्वेश्चन कट जाएगा? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है लेजर का, इसमें ये देखिए एलएफ में फिक्टिटियस ये लिखा है यहाँ पे, कैश को 1 नंबर दिया है, और ये जब जनरल किया तो एलएफ का नंबर 1 दिया है। और यहाँ पे देखिए जब इसने ये कॉलम बनाया है तो कैश बुक को यहाँ पे बनाया है, इसमें कोई लिंक नहीं है। तो JFLF फिक्टिटियस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाने के बाद जो है सो कि आप लिख दिया है यहाँ पे देखिए, लेजर फॉर योर इमेजिनरी, मतलब इमेजिन है बस उसका, ऐसा कुछ नहीं। आप उस पर फोकस, फिर फालतू चीज पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, मेन चीज टॉपिक पे ध्यान उसको दीजिए। तो सर, तब तो सर उसको छोड़ ही देना ठीक है, वो लिख के क्या होगा? नहीं नहीं, लाइन आपको देना है नहीं, फॉर्मेट। लाइन बना के छोड़ देंगे, लाइन बना के हाँ, छोड़ देंगे लाइन बना फॉर्मेट। के छोड़ना है, लाइन बना के आप छोड़ दीजिए, फालतू चीज पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, बस उसको डाल दीजिए, यहाँ कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, हम लोग लेजर टॉपिक कर रहे थे। लेजर मैंने आपको बताया था आपका जनरल के फाइनल बाद, एंट्री। जब जनरल बना लेते हैं, जनरल कंप्लीट हो जाता है, तो एक ही ट्रांजैक्शन के नंबर्स ऑफ आइटम होते हैं। जैसे कैश का 50 बार जनरल एंट्री हो सकता है, या कोई और आइटम का बहुत बार जनरल एंट्री हो सकता है। तो हमको पता नहीं चलेगा, जैसे कैश का नंबर ऑफ टाइम डेबिट है, या फिर नंबर ऑफ 10 बार डेबिट है, 5 बार क्रेडिट है, तो आपको एक्चुअल फिगर पता नहीं चलेगा कि आपके पास कैश है भी कि नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस है या निगेटिव बैलेंस है। तो उसको पता करने के लिए हम लोग लेजर बनाते हैं, और लेजर में बस आपको जर्नल एंट्री में जो भी आइटम डेबिट में है तो रखना उसको डेबिट में ही है। जैसे कैश टू कैपिटल अगर जर्नल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अगर जर्नल एंट्री है, तो आपको लेजर में कैश को, कैश का अगर लेजर बना रहे हैं तो कैश को डेबिट में ही पुट डेबिट में टू करना है, कैपिटल। लेकिन कैपिटल के नाम से लिखना है। यही आपको बताए थे हम। फिर क्या करना, सभी लेजर को बना लेने के बाद आपको क्या करना है, लेजर का बैलेंस निकालना है। बैलेंस जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश के जितने भी आइटम हैं, अगर डेबिट में जो आइटम है उसका मतलब ये होता है कि कैश सबको जोड़ आपके देंगे। पास आया है, इनकमिंग है, और जो भी पैसा आपके पास से गया वो आपने क्रेडिट में डाला है। तो फिर टोटल डेबिट को आप ऐड कीजिए, और फिर इसमें से क्रेडिट वाला सारा आइटम एक एक करके माइनस कर माइनस देंगे। कीजिए। जो लास्ट में बचेगा उसको बैलेंस CD करके यहाँ पे अमाउंट लिखिए, और फिर अकाउंट बंद कर दीजिए। और जब अकाउंट बंद हो जाएगा तो इस CD को फिर डेबिट साइड में उठाकर टू बैलेंस BD करके लिखिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट। बैलेंस करना लेजर अकाउंट को, लेजर अकाउंट को जो आपको हम शॉर्टकट में बताए हैं, देखिए वही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है टोटल बोथ साइड ऑफ लेजर अकाउंट, फाइंड आउट द डिफरेंस। आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, किस साइड डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे फोकस कीजिए, लिखा हुआ है कि इफ डेबिट साइड total is more than the credit side total, write the difference in the credit side as a balance CD। जो आपको हम बताया शॉर्टकट में, वो देखिए टेक्निकल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम लेजर को। तो सबसे पहले डेबिट साइड वाले को जोड़ लीजिए, और डेबिट साइड वाले को जोड़ के और क्रेडिट साइड वाले को घटाइए। अगर क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस बच गया तो उसको हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस CD। उसके बाद सेकंड, आपको पता है क्या लिखा होगा कि अगर क्रेडिट साइड वाला ज्यादा हो गया, मतलब डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, तो भी हम बैलेंस CD ही लिखेंगे,
बस बाई की जगह पे टू लगा देंगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए किसी का अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर का अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर का या डेटर का, तो जहां बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस जहां पे बचेगा उस सीडी के नाम से ही लिखा जाएगा लास्ट में, और बिगिनिंग का बैलेंस हमेशा बीडी के नाम से ही लिखा जाएगा। बस ध्यान ये रखना है आपको। जो कि लाइबिलिटी है, एसेट है, क्या है, वो आपको आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना ही समझ जाइए कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, चाहे वो किसी साइड बचे, डेबिट साइड बचे या क्रेडिट साइड बचे। अगर क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस बचता है तो हम लोग बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं, अगर डेबिट साइड बैलेंस बच गया तो टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सीडी का मतलब सर इसमें तो हम सब देख रहे बता हैं रहे कि हैं, सब बता रहे जीरो हैं। सीडी जो का मतलब घटा आप के आप इंतजार कीजिए, सब बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया ना कि बैलेंस बचेगा तो टू बैलेंस बाई बैलेंस बीच सीडी लिखना है, और क्रेडिट साइड बचेगा तो टू बैलेंस सीडी लिखना है। ठीक है? यानी क्रेडिट साइड यदि ज्यादा हो गया बैलेंस डेबिट साइड से। अगर डेबिट साइड सबसे पहले टोटल कीजिए और उसमें से क्रेडिट साइड हाँ वाले आइटम को घटाइए। अगर बैलेंस बच गया तो लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। अगर क्रेडिट साइड वाले ठीक है, यदि आइटम जीरो बैलेंस है। अगर क्रेडिट साइड वाले आइटम को जोड़ने के बाद डेबिट साइड बैलेंस निकल जाएगा तो लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। यही ये दो बात में पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मेक द टोटल डेबिट साइड इक्वल कहने का टू। मतलब सर जीरो हो गया यदि बैलेंस, जीरो हो गया मतलब? जैसे दोनों साइड बराबर, क्रेडिट में भी वही बैलेंस आ रहा है, डेबिट में भी वही, तो हाँ, मैच करने पे एक जीरो आ मिनट जाएगा। आप वेट कीजिए ना, आपको सब पता चल जाएगा। मेक द जी। टोटल डेबिट साइड इक्वल टू द टोटल क्रेडिट साइड। अगले पॉइंट में ये बता रहा है कि जब आप ऐसा करते हैं तो उससे जो आप बात बोले हैं वही होता है, डेबिट साइड बराबर होगा क्रेडिट साइड के। उसके बाद बोला ड्रॉ ए टेबल लाइन, ड्रॉ ए लाइन, डबल लाइन। ये माइक बंद कर दीजिए, आपको तो साउंड आ रहा है बहुत तेज। ड्रॉ ए डबल लाइन आफ्टर द बोथ द टोटल। जैसे आपका टोटल नीचे हो गया, कंप्लीट हो गया, तो नीचे में एक छोटू सा लाइन इसके नीचे आपको चिपकाना है, जो आपको हम बता चुके हैं दोनों तरफ। ठीक है? अभी ब्रिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डेट, जो आपको हम बोले हैं, जो कि जो भी आपका बैलेंस लास्ट में बचेगा, जैसे कैश के बैलेंस में बैलेंस सीडी बचता है बाई बैलेंस सीडी, तो आपको हम क्या बोले हैं, जो कि उसको डेबिट साइड लेके डबल लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे अगले अपोजिट साइड डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके लिखिए। वही लिखा हुआ है। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा हुआ है तो फिर उसको नेक्स्ट साइड में बैलेंस बीडी करके लिखिए। यही करना है, ये प्रैक्टिकल में आप देख चुके हैं। ये हाईली अनइम्पोर्टेंट है, उतना ध्यान मत दीजिए। हर क्वेश्चन में बार बार आप करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा, आप समझ जाएंगे एक दो क्वेश्चन करने के बाद। फिर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अभी जो बता रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि ये बात ना बहुत लोगों को नहीं पता है। बहुत पढ़े लिखे लोग अकाउंट हैं, वो उनको भी बहुत चीजें, ये बेसिक चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं तो उन लोगों को भी नहीं पता होता है। जो हम लोग ये टोटल करके लास्ट में बाई सीडी या फिर टू सीडी जो लिखते हैं, बीडी ऐसा कुछ करके सीडी लिखते हैं, तो यहाँ पर टोटल करते हैं, तो हम किस अकाउंट को टोटल करेंगे वो देखना है। जरूरी नहीं है जैसे आपने कैश को किया है तो आप परचेज को भी कर लेंगे, आप सेल को भी करेंगे, आप एक्सपेंसेस अकाउंट को भी करेंगे। नहीं, इन सब अकाउंट का टोटल नहीं होगा। जो बस जो आइटम डेबिट में है डेबिट में डाल दीजिए, जो आइटम क्रेडिट में है क्रेडिट में डाल दीजिए, बैलेंस नहीं निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताएं कि सपोज कीजिए जो कि आपने सैलरी पे किया है, तो सैलरी टू कैश आपका जर्नल एंट्री होगा। तो जब आप कैश का लेजर बनाएंगे तो कैश के लेजर को टोटल करेंगे, इस डेबिट साइड को टोटल करेंगे और क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, और जो नीचे बच जाएगा उसको बैलेंस सीडी करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको टू बैलेंस बीडी करके यहाँ पे लिखना है। लेकिन जब आप सैलरी का लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे, सैलरी का लेजर बनाएंगे, तो सैलरी के लेजर में आप बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश, मान लेते हैं 10,000 रुपीज, और बस ऐसा करके आप छोड़ देंगे। आपको कुछ भी यहाँ पे बाई सीडी बाई बीडी करने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन से अकाउंट को हम लोग बैलेंस करते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। तो अगर आप दोनों में से कोई एक मेथड याद रखिए, या तो ट्रेडिशनल मेथड या मॉडर्न अप्रोच। तो अगर ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल के थ्रू आप चलते हैं तो एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट मॉडर्न के थ्रू,
मतलब कहने का मतलब ये हुआ जो कि आपका जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है उसको आप बैलेंस करेंगे। अगर मॉडर्न के थ्रू चलते हैं तो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट को आपको बैलेंस करना है, बाद बाकी किसी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो बस सिंपल सा एक बात याद रखिए कि नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता है। नॉमिनल, नॉमिनल का स्पेलिंग क्या होगा? NOMINL, नॉमिनल। तो नॉमिनल पहले ही क्या कह रहा है? नो। NO, नो। नॉमिनल पहले ही आपको नो कह रहा है, मतलब जो नो कह रहा है उसको छोड़ देंगे। भाव खा रहा है तो उसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। बैलेंस करने की क्या जरूरत है? तो आपको हम शॉर्टकट तरीका बता दिए हैं कि नॉमिनल, नॉमिनल में आपको पता है क्या आता है? इनकम, एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर, लॉस एंड गेन, ये आता है। तो इसको पहचानना भी आसान है। तो नॉमिनल बस याद रखिए, इतना लंबा चौड़ा अगर याद रखिएगा तो दिक्कत हो सकता है आपको। बस सीधा सी बात याद रखिए, नॉमिनल यानी पहले नो कह रहा है, नो कह रहा है तो इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। जब ये मना कर रहा है तो इसको बैलेंस ही नहीं करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट बैलेंस नहीं होता है। अभी दो बातें और आपको हम बता दें कि जितने भी हम लोग अकाउंट बैलेंस करते हैं, पर्सनल को बैलेंस करते हैं, रियल को बैलेंस करते हैं, जो भी बैलेंस करते हैं वो सब बैलेंस अकाउंट को हम यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और ले जाते हैं, जनरली बैलेंस शीट में ले जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट वाले को P&L में डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये फिर हम जब टाइम आएगा तो आपको हम बताएंगे। अभी कुछ देर बाद ही एक और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रायल बैलेंस का। तो वहां पे आप बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाए होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बनाया। कौन सा बनाए? एग्जाम्पल इसका कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल में। कंफ्यूज, वही तो बोलिए ना, कंफ्यूजन क्या है? वही तो हम पूछ वही ऑनलाइन। लिखने में। लिखना क्या है? एकदम सब आपके सामने आंसर रहता है, फिर उसमें लिखने में क्या कंफ्यूजन होता है? आपको हम पहले ही क्लास में बोले थे कि LF और JF को सिर्फ लाइन दे के छोड़ देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और टेक्निकल बोलिए, कोई प्रॉब्लम हो जर्नल एंट्री लेजर बनाने में तो बताइए। जनरल में तो हो जाता, हाँ। जनरल हो जाता। हाँ, तो लेजर में भी लेजर में सर वो कंफ्यूज होने लगते हैं उसको क्या करने में। क्या कंफ्यूजन हो? ये एक बार टू फिर आ जाता, फिर यहाँ बाय, फिर टू, ऐसा ऐसा। हाँ, तो एक दो क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे, मजबूरी है। एक दो क्वेश्चन तो बनाएंगे ही। ठीक है। जी जी। हम्म। तो एक दो क्वेश्चन बनाइए, अच्छा आपके कोई दिक्कत नहीं होगा ज्यादा। इस चैप्टर में जो मेन बात था वो हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सामने सब लेजर बना हुआ है, इतना बस बना लीजिएगा तो आपका लेजर का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास तक पक्का क्वेश्चन नंबर 3 तक एटलीस्ट बना लीजिएगा। 1-1.5 घंटा पहले सर लगेगा। छाप के बनाते हैं पहले। हाँ, किसी भी तरीके से बनाइए ना, एक बार आप उसको देख के कॉपी करके ही ट्राई कीजिए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका मेन लेजर का पार्ट था, और हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस मजेदार है, आपको मजा आएगा ट्रायल बैलेंस पढ़ के। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको हम सबसे पहले आइडिया दे देते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। एक बार ट्रायल बैलेंस आप एक समझ। बार सर, एक बार सर BD CD एक बार सर फिर से बताइए, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है एक बार। ठीक है, आपको हम BD CD बता देते हैं। देखिए, कोई भी लेजर आप बनाइएगा नॉमिनल को छोड़ के। कोई भी लेजर, सपोज कीजिए आप कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश का लेजर बना रहे हैं, मान लेते हैं दोनों तरफ, इस तरफ हमारा ये आइटम है, इस तरफ ये हमारा क्रेडिट का आइटम है, इस तरफ क्रेडिट का आइटम है, इस तरफ डेबिट का आइटम है। मान लीजिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, जैसे कि सपोज कीजिए कुछ जर्नल एंट्री, फिक्टिटियस जर्नल एंट्री ही हम लोग उठा लेते हैं। जैसे पहला जर्नल एंट्री, कैश टू कैपिटल। तो इसमें हमारा कैश कहाँ है? डेबिट में, तो किस नाम से आएगा? तो कैपिटल लगेगा। कैपिटल के नाम से। यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख रुपीज आ गया। कुछ और फिक्टिटियस जनरल एंट्री उठाते हैं। फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक, सोच के ऐसे ही मन से। कुछ और जैसे उठा ले, सैलरी आपने पेमेंट किया, तो सैलरी टू कैश। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हमारा क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही आ जाएगा, लेकिन किसके नाम से आ जाएगा? पड़ोसी के नाम से। बाय सैलरी।
हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाई सैलरी लिख दिया। बाई सैलरी मान लेते हैं 10,000 रुपीज। अभी आपको बस मान लेते हैं, दो ही ट्रांजेक्शन का लेते हैं, दो ट्रांजेक्शन का हमने लिया है। तो अगर ये देखिए, सबसे पहले आप डेबिट साइड को टोटल कीजिए, तो यहाँ पे हमने टोटल किया, कितना आया देखिए। हमने टोटल किया तो ये यहाँ पे आया 1 लाख रुपीज। और अभी इस साइड में देखिए सिर्फ सैलरी है, तो सैलरी को माइनस कर देंगे 10,000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा। 90,000। तो जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस CD 90,000 रुपया। अब ये 90,000 लिखने से क्या हुआ, हमारा ये भी बैलेंस मैच कर गया, 1 लाख रुपया हो गया। जब ये बैलेंस ऐसे मैच कर जाएगा तो इसके नीचे एक और लाइन खींच देंगे, इसके नीचे एक और लाइन खींच देंगे। फिर ये लास्ट में हमारा बैलेंस, ये मान लीजिए हम बैलेंस बना रहे हैं 31 मई का। 31 मई का हम ये बैलेंस बना रहे हैं। तो 31 मई को हमने 90,000 रुपया हमारे जेब में पड़ा हुआ है, ये दिखा रहा है। तो इस बैलेंस को उठा के नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस BD, यानी पिछले महीने का बैलेंस बचा हुआ पैसा है 90,000। तो ये दिखा रहा है बीडी का मतलब सर क्या होता है? बैलेंस। ये ब्रॉड फॉरवर्ड होता है, कैरिड फॉरवर्ड होता है। मतलब कैरिड फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ा दिया, और ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पीछे से लेके आए हैं। तो ये हो गया, ये जून का 1 जून को हमारे पास बैलेंस है कैश का, डेबिट बैलेंस है 90,000। इससे पता चलेगा जो हमारे पास 90,000 रुपया पड़ा हुआ है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस ऐसे ही रट्टा मार दीजिए। आ रहा। जो भी बैलेंस यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक उठा के चले आएंगे। सपोज एक और एंट्री करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए बैंक है, बैंक का हम कोई अरे, सपोज कीजिए बैंक का हम लेजर बना रहे हैं। और कुछ बैंक का भी एंट्री, फिक्टिटियस एंट्री आप जो है सो एज्यूम कीजिए, बैंक का फिक्टिटियस एंट्री एज्यूम। सपोज कीजिए हमारा बैंक का, बैंक से किसी से पैसा मिला है, तो हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट टू रमेश अकाउंट। मान लेते रमेश से हमें पैसा मिला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू रमेश 10,000 रुपीज मान लेते हैं। फिर हमने किसी को पेमेंट किया है, मोहन टू बैंक, मोहन टू टू बैंक मान लेते हैं 20,000। यहाँ पे हमने लिखा है बाई मोहन, मोहन 20,000। यहाँ पे देखिए डेबिट साइड के बैलेंस से ज्यादा क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो हम लोग जिस साइड का बैलेंस होगा उस साइड को पहले नीचे लिख लेंगे 20,000। अब यहाँ पे बैलेंस बच गया, तो इस बार यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, यहाँ पे लिखेंगे 10,000। ये देखिए 20,000 हो गया, ये हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे घींच देंगे, और फिर इस लाइन के नीचे लिखेंगे बाई बैलेंस BD 10,000। तो इससे अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपका बैंक का बैलेंस कितना है, तो हम बोलेंगे हमारा बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, हमारा हमारा क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, निगेटिव बैलेंस है, यानी हमारे पास पैसा निगेटिव है, यानी लोन है। क्योंकि पैसा तो हमारे पास कितना था, ध्यान से देखिए, जो रमेश से मिला 10,000 और हमने पेमेंट कर दिया मोहन को। तो मोहन को पेमेंट किया 20,000, तो ये 10,000 रुपया जो बैलेंस बचा दस है। हजार माइनस 20,000। हाँ, तो 10,000 माइनस, यहाँ पे देखिए 20,000 में से 10,000 पेमेंट किया ज्यादा, था अपने पास कम 10,000, तो ये निगेटिव बैलेंस हो गया। तो हम इसको जैसे, अगर यहाँ पे जैसे अगर ये बैलेंस अगर आप रखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, तो डेबिट का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये गलत होगा ना, तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करते हैं इसको, कि हम नेक्स्ट मतलब इस नेक्स्ट मंथ में बता सके कि भाई हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है बैंक का, यानी निगेटिव बैलेंस है। ठीक है। अब आ रहा थोड़ा सा, अब आ जाएगा। दो तीन क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे आपको दिक्कत होगा। चलिए, आपके सामने है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। हाँ, ट्रायल बैलेंस। डीके कोयल का बुक है सर? हाँ, ये बुक DK गोयल का लिया है बुक, क्योंकि TS ग्रेवाल में मतलब थ्योरी पोर्शन ज्यादा डीप ट्रायल बैलेंस का नहीं है आई थिंक, इसलिए हमको लगा यहाँ से बेस्ट रहता है समझाना। फिर आप क्वेश्चन अपना जिससे भी करना है कीजिए, DK गोयल जी। TS ग्रेवाल वो आपकी मर्जी, हमको यहाँ जितना बताना है वो बता देते हैं।
ट्रायल बैलेंस में देखिए सिंपल सी बात, पहले आपको हम टेक्निकल बताने से पहले रफली, जैसे सब चैप्टर को रफली समझाते हैं वैसे रफली समझा देते हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। ट्रायल बैलेंस का पहले चलिए हम आपको समझाते हैं मूर्ख वाला मेथड से, जिसमें आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको टेक्निकल भी समझा देंगे, फिर आप दोनों तरीका से किसी को बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में फंस जाए तो ये अपना मूर्ख वाला मेथड आप एग्जाम में हमेशा याद रखिएगा, इससे आपका ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। और टेक्निकल मेथड जो है वो आपको हम बताएंगे क्यों ट्रायल बैलेंस का ये अमाउंट कहाँ से आता है। ये जो आपके सामने मैंने रखा है ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है, ये पार्टिकुलर है। वाला मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम, और जो टेक्निकल मेथड है वो मतलब बताएंगे दूसरे टेक्निकली को। अगर कोई पूछे तो हम उसको टेक्निकली भी बता सकते हैं। अब मूर्ख वाला मेथड याद रखता है जो आदमी, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपना सीधा क्वेश्चन मिल गया छाप देंगे। ये देखिए जी। पार्टिकुलर है, हम दो लाइन बनाए हैं, एक लाइन में डेबिट लिखे हैं और एक लाइन में क्रेडिट लिखे हैं। आपके सामने कुछ आइटम हम पेश करेंगे और आप हमको उसको पहचान के, जो भी आइटम आपको बोलेंगे आपको चार चीज पहचानना है। पहला पहचानना है कि वो आइटम एसेट है कि वो आइटम लाइबिलिटी है। पहले ये दो बैलेंस शीट वाला आइटम पहचानना है कि एसेट है कि लाइबिलिटी है। तीसरा आपको पहचानना है कि इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। बस जो भी आइटम आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे आप यही सोचना है, जो कि एसेट है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, बस यही चार आइटम आपको सोचना है। तो और ये सबसे, सर अमाउंट लिखेंगे क्या डेबिट क्रेडिट के ऊपर में? हाँ ये मतलब हम बाहर में लिख दिए, अंदर में इसके अंदर आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये था, ये इसकी ये अमाउंट लिखा है मैंने, अमाउंट AMT लिखा है मैंने, ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। जैसे आपके सामने हम कुछ आइटम पेश कर रहे हैं, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल बताइए क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है कि इनकम है एक्सपेंडिचर है? लाइबिलिटी है कैपिटल। लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो कहाँ जाता है? लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देना। तो बस कैपिटल आप यहाँ पे लिख लीजिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में जाता है ना, तो क्रेडिट में लिख दिए। सेल क्या है? सेल इनकम क्रेडिट। तो बस सेल का आइटम यहाँ चिपका दीजिए। परचेज क्या है? एक्सपेंस तो कहाँ बढ़ जाएगा? जाएगा डेबिट। बस हो गया, कहानी खत्म। ट्रायल वही बैलेंस चैप्टर। फॉर्मूला याद है LIC वाला। तो वही तो बोले आपको, हम आपको क्या बोले थे, जो टाइम लगेगा हमको बेसिक सिखाने में, एक बार बेसिक सिखा देंगे तो आप देखिएगा सारा चैप्टर खुद बना लीजिएगा। दो तीन चीज यहाँ पर हमको जो समझाना है अब वो समझा रहे हैं। देखिए परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? परचेज रिटर्न हो गया, वापस मेरे पास आ गया, एसेट मेरे पास आ गया। ये सर रिटर्न लॉस है क्या? रिटर्न वापस मेरे देखिए पास आना। परचेज रिटर्न हम इसीलिए यहाँ पे लिखे परचेज रिटर्न। देखिए दो तरीका बताता है, पहला समझा देते हैं कि परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि मान लीजिए जब हम परचेज करने गए थे तो खर्चा किए थे। मान लीजिए 1 लाख रुपए आप खर्चा किए, परचेज करने गए हैं तो, और उसमें से कुछ आइटम घर पे आए, मान लीजिए दो चार मेंबर आपके फैमिली मेंबर देखे, बोले अरे खराब चीज उठा के ले आया, नहीं बढ़िया वापस करके आओ, तो आपने वापस कर दिया। तो वापस मान लीजिए 50,000 रुपए का वापस कर दिया आपने, तो ये 50,000 जब हमने खरीदा था तो खर्चा है, जब वापस कर दिया तो इनकम है, हाँ क्योंकि उतना पैसा आ गया पैसा तो फिर। आ गया ना, तो ये यहाँ पे हाँ चला हाँ, जाएगा मान। अब समझ में आ गया। ठीक है। अब चलिए। मूर्ख मूर्ख हाँ वाला तरीका, अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाए या याद नहीं आ रहा है, तो परचेज खर्चा है ये तो समझ में आ रहा था, तभी तो डेबिट में लिखे। जी तो परचेज खर्चा डेबिट में है तो रिटर्न उल्टा साइड में जाएगा क्रेडिट में, जी जी। ठीक है। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, ये तो सर मेरा तो खर्च लॉस है एक तरीके से। हाँ तो लॉस है तो कहाँ जाएगा? लॉस है तो उसमें एक मिनट, लॉस मेरा बढ़ा तो डेबिट। बस समझ गया बात। अभी आपको यहाँ पर हमको समझाना क्या है वो ध्यान से सुनिए। किसी किसी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न को लिखा रहेगा रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड। इनवर्ट। परचेज रिटर्न को लिखा रहेगा रिटर्न आउटवार्ड, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा पहला चीज, ठीक है। तो रिटर्न आउटवार्ड, घर से बाहर कर दिए तो आउट ही तो करते हैं। और सेल्स रिटर्न हमारे हाँ घर में आ गया तो इन्हीं तो होता है सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। जी ठीक है। उसके बाद बताइए प्लांट मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एसेट है। बढ़ा एसेट तो है। बढ़ गया तो डेबिट कर देंगे। हाँ ठीक है, तो अब मोटा मोटी बात समझ गए, तब यहाँ पे आप ये चैप्टर में देखिएगा कितना जल्दी ये चैप्टर खत्म होगा। बस आपको बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर मान लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम आपको जब पहला क्लास में बताए थे उसी टाइम आपको हम बता दिए थे, जो कि आपका अकाउंट वही सीखता है अच्छे से जिसका प्रैक्टिस अच्छे से होता है। तो प्रैक्टिस करना है, तो आपको जो वहां पे हम लाइन खींच के दो आइटम दिखाए थे, डेबिट और क्रेडिट का, उस आइटम को लास्ट में जब पूरा आइटम आपके क्वेश्चन का खत्म हो जाएगा, तो आपको सबसे लास्ट में उस आइटम को क्या करना है, डेबिट साइड वाले को और क्रेडिट साइड वाले को दोनों को जोड़ना है, और जोड़ के नीचे लिखना है दोनों का अमाउंट क्या आना चाहिए, इक्वल। ठीक है। जी ठीक है। अब आपको हम टेक्निकल बात बता देते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा, वो क्वेश्चन का कैपिटल या फिर कोई भी आइटम, कैश या परचेज या सेल, कुछ भी एसेट, लाइबिलिटी, कुछ भी जो भी आइटम आपके क्वेश्चन में रहेगा, ये अमाउंट आप तो समझ गए कि कैपिटल है तो इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए आ रहा है, कैश है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, ये हम क्यों समझते हैं, क्योंकि हम आपको जो फॉर्मूला बताया हुआ गोल्डन रूल वहां से आप समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आपका जो क्वेश्चन का रहता है ना, अमाउंट लिखा हुआ, जैसे कैपिटल आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वो ना बैलेंस रहता है। बैलेंस अमाउंट किसका रहता है, लेजर का। वो बैलेंस अमाउंट किसका रहता है, लेजर का। जो कैश बुक हम बनाते हैं, तो कैश बुक में देखिए, कैश बुक में आपको जैसे पिछला ही क्वेश्चन का बार बार हम कैश बुक ले रहे हैं, पिछला क्वेश्चन में आप कैश बुक में देखे थे किधर आपका बैलेंस सीडी निकल गया था, अमाउंट निकला था, जो भी बैलेंस सीडी मान लेते हैं 1 लाख रुपया निकला था, उसके बाद आप टोटल करके इस साइड लेके आए थे ना, टू बैलेंस बीडी करके, टू बैलेंस बीडी करके ले आए थे इस साइड 1 लाख रुपया। तो ये 1 लाख का अमाउंट लेजर में कहाँ है, डेबिट साइड में है ना। हाँ, तो यानी बचा इसीलिए हुआ। हम, हाँ इसीलिए ट्रायल बैलेंस में भी हम कैश को कहाँ डालते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी कैश को हम डेबिट साइड में डालते हैं। तो आपको हम पहले सिखाए जो कि गोल्डन रूल से, चलिए कैश एसेट है तो डेबिट होगा, लेकिन एक्चुअल में जो टेक्निकल बात है वो ये है कि हम लोग लेजर जब कंप्लीट कर लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, तो लेजर में जहां जहां अलग अलग अकाउंट का लेजर जो रहता है, उसका बैलेंस डेबिट में बचा है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, उसका अगर बैलेंस ट्रायल बैलेंस लेजर में क्रेडिट में बचा है तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको हर क्वेश्चन में कैश टू कैपिटल दिखेगा, दिखता है जनरल एंट्री, तो आप देखिए कैपिटल क्या है, कैपिटल एक ही रहता है, तो अगर हम कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो कैपिटल का लेजर कुछ इस तरह बनेगा, बाई कैश 1 लाख रुपया, हाँ, बाई कैश 1 लाख रुपया, और कुछ रहता नहीं है इसमें, तो यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपया टोटल टू करेंगे, कैश। और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस सबका सीडी ही होगा 1 लाख रुपया। और फिर हम इसको अकाउंट को एक और लाइन से बंद करके यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपया। तो ये देखिए कहाँ पे किस साइड लिखा गया है, ये क्रेडिट साइड है लेजर का, तो किस साइड, क्रेडिट साइड लिखा गया ना क्लोजिंग बैलेंस। हाँ हाँ इसलिए हाँ। जब ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं तो हम कौन साइड आप लिखे थे लाइबिलिटी समझ के, क्रेडिट साइड। जी तो अब बताइए, जो दोनों मेथड समझ गए, मूर्ख वाला भी और पढ़ा लिखा वाला भी। जी जी। ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का ये सब डिफिनीशन है, डिफिनीशन के पार्ट पे हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि डिफिनीशन पढ़ के क्या कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस का कहीं भी डिफिनीशन नहीं पूछता है। ठीक है। अब एक बात हमको बताइए बस, जो कि क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम एक्सपेंडिचर है। क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक बच गया। स्टॉक क्या है, स्टॉक तो एसेट होगा ना, जो बिका नहीं है अभी तक। हाँ तो एसेट हमारा जो बिका नहीं है तो क्या है, स्टॉक क्या है, एसेट है। जी जी। तो कहाँ जाएगा, डेबिट में कि क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में, डेबिट में। डेबिट में जाएगा, एग्जैक्टली सही। बस आप यही चीज अपने एकदम गांठ बांध लीजिए, स्टार लगा लीजिए
क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है एक सिचुएशन को छोड़ के। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है एक सिचुएशन को छोड़ के। आपको हम गारंटी देते हैं जो कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। पहले हम बोल रहे हैं नहीं आता है, लेकिन एक सिचुएशन में आता है। वो क्या सिचुएशन है थोड़ा देर बाद आपको हम बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए, बस याद कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा एक सिचुएशन को छोड़ के, ऐसा बोलिए साथ साथ में। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता है? जैसे एक नहीं होता है मिस्टीरियस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का एक मिस्टीरियस क्वेश्चन में से ये भी है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता है। 100 में से आप 90 टीचर से पूछिएगा तो आपको साफ साफ आंसर कोई नहीं बता पाएगा जो कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है ट्रायल बैलेंस में। इस बात का हम गारंटी देते हैं क्योंकि मैक्सिमम आदमी को मतलब पता है सबको, लेकिन आपको बता कोई नहीं पाएगा जो कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है ट्रायल बैलेंस। और 90% आदमी को ये भी नहीं पता है जो कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है, जबकि वो आदमी मतलब मार्केट में सब पढ़ाता है, जानता है, लेकिन पता नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है ट्रायल बैलेंस में, इसके लिए आपको हम थोड़ा सा एनालिसिस एक चीज दिखाएंगे। सो देखिए, मान लेते हैं कि आपका स्टार्टिंग बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा, ये लॉजिक समझा रहे हैं हमको। स्टार्टिंग बिजनेस है, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं इस साल में 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो आपके पास पुराना साल का कोई भी सामान नहीं होगा, पुराना साल का कोई बचा हुआ स्टॉक नहीं होगा जो नहीं बिका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए परचेज करके लेके आए, परचेज करके लेके आए, परचेज करके कितना 1000 kg मान लीजिए हम लेके आए कोई सामान खरीद के, और इसका प्राइस हो गया 10,000 रुपीज। क्लियर है इतना? अभी देखिए हम एक ट्रायल बैलेंस भी साथ साथ में बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में अभी देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए इस 1000 kg में से हम परचेज करके लेके आए और इसमें से सेल कर लिए। क्या कर लिए? सेल। सेल किया हमने मान लीजिए 900 kg, 900 kg हमने सेल किया। तो अब एक बात बताइए, 100 kg तो बच गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, बच गया ना स्टॉक, लास्ट में तो बच गया 100 kg। ये 100 kg अगर मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में परचेज कहाँ आता है? डेबिट में। डेबिट में आता है। तो 1000 मान लीजिए 1000 अगर आपको हम केजी ही लिख के दिखा रहे हैं तो केजी यहाँ पे लिखा हमने जी। अभी मान लीजिए कि सेल कहाँ पे आता है? यहाँ पे 900। इनकम इंक्रीज। हाँ। अगर मान लीजिए ये क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, हमारा स्टॉक बच गया, वो भी तो एसेट ही है, और एसेट कहाँ पे आएगा? डेबिट में। जी। अगर इस स्टॉक को हम यहाँ पे लिख दें फिर से 100, तो इस साइड देखिए 1100 हो जाएगा अमाउंट, 1100 केजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, यही मेन लॉजिक है जो कि आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। देखिए जनरली क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज in most case it is brought into the account at the time of the preparing the trading account। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है, वो भी बताएंगे, थोड़ा देर रुक जाइए। बोला however in the following case closing stock will appear in the trial balance, लेकिन कुछ सिचुएशन में ट्रायल बैलेंस आता है। कैसे आता है? सो देखिए ट्रायल बैलेंस एक वर्ड आपको अवेयर करवा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है इस वर्ड अवेयर का आंसर पहले आपको एक क्वेश्चन करवा देना चाहिए। चलिए आपको हम एक वर्ड अवेयर करवा देते हैं। जैसे कि एक चैप्टर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसका नाम है फाइनल अकाउंट, ठीक है, फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है। और फाइनल अकाउंट में हम लोग जनरली कंपनी का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए नाम है क्योंकि ग्रॉस है, अभी तक ये नेट नहीं हुआ है। नेट आपको पता है कि फाइनल होता है, ग्रॉस का मतलब ये होता है कि अभी भी इसमें से कुछ आइटम को माइनस करना बचा हुआ है, इसलिए ये ग्रॉस प्रॉफिट है।
ग्रॉस प्रॉफिट होता है जनरली जो कि कंपनी मोटा मोटी बिना कोई फालतू खर्चा किए हुए कितना प्रॉफिट कमा रही है, मोटा मोटी। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट में कंपनी क्या, जैसे कि आपको हम एक एग्जांपल से ग्रॉस प्रॉफिट समझाने की कोशिश करते हैं। परचेज, और हमने मान लीजिए 1 लाख रुपीज का परचेज किया, और सेल सेल हमारा इसी आइटम को अगर हमने 5 लाख में बेच दिया, तो ये जो 4 लाख रुपीज आया यही ग्रॉस प्रॉफिट कहलाया। क्योंकि आप सोच के देखिए, जो कि ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई आदमी परचेज करके कुछ लेके आए और उसी को बेच दे ज्यादा दाम में और कोई खर्चा नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। तो ऐसा जो कुछ नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कई तरह के सारे खर्चे होते हैं, इसलिए और खर्चे करने बचे हुए हैं, और वो खर्चा माइनस करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ग्रॉस इसलिए बोला जाता है कि कंपनी मोटा मोटी आइडिया लगाती है कि मिनिमम हम, मेरा जो बिजनेस है, सिर्फ अगर उस बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस किया जाए, कोई इधर उधर का एक्सपेंसेस नहीं किया जाए, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे का खर्चा कंपनी देखती है। तो ठीक है, तो वही जब कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है, तो जैसे परचेज आप कुछ करके लेके आए, परचेज करके लेके आए, और मैंने आपको दिखाया कि सेल में से आपने माइनस कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ अगर आपका बिजनेस कई सालों से, मान लीजिए 2 3 4 साल से चल रहा है, तो मान लीजिए अभी 2021 में आप हैं, तो 2021 का जब शुरुआत से आपने अकाउंट बनाना शुरू किया होगा, तो कुछ ऐसा सामान जरूर रहा होगा लास्ट ईयर का जो कि बच गया होगा, कुछ ऐसा सामान लास्ट ईयर का जरूर रहा होगा जो बच गया होगा, अभी पिछले साल आपका नहीं बिका था। अगर वो सामान यहाँ नहीं बिका था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। जो नहीं बिका उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं लास्ट में, वैसे स्टॉक बोलते हैं, लेकिन जब ईयर एंड है तो क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। फिर आप कुछ मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है पेन बेचने का, पेन बेचने का, तो दो समझाते हैं, हम ध्यान से देखिएगा। 2020 में, जब भी हम 2020 बोल रहे हैं, तो मान के चलिए 1 अप्रैल 20 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 21 पे खत्म हुआ। इस यहाँ से आप बिजनेस स्टार्ट किए थे मान लीजिए, तो आपने कुछ सामान परचेज किया, यहाँ पे मान लीजिए 100 पेन बेचने के लिए आपने खरीदा, लेकिन आपका 80 पेन ही बिका, 80 पेन ही 31 मार्च तक बिका, तो 20 पेन बच गया। तो इसको तो आप अगले साल बेचने की कोशिश करेंगे, तो जब हाँ करेंगे। 21 आएगा, तो यही आपका सबसे पहले बेचने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा। 22 में सब में। हाँ, 21 का मतलब हुआ जो कि 21 से लेकर 22 तक ओपनिंग जी स्टॉक आपका हो जाएगा। फिर कुछ और इस साल आप परचेज करेंगे, मान लीजिए 20 पेन आपका पुराना वाला था, 100 पेन आपने और खरीदा, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पे जी लिख दें कि आपने सेल किया है 90 पेन, 90 पेन, तो आपके पास टोटल पेन स्टार्टिंग में कितना था, 20 पेन था, प्लस 100 पेन आपने खरीदा, तो 120 पेन हुआ, और आपने 90 बेचा, तो कितना बच गया, 30 पेन बच गया, जी ठीक है। तो ये जो 30 पेन बच गया, फिर ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। जी। तो अभी एक वर्ड आपको हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, और वो वर्ड होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड्स सोल्ड। सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अभी बस डायरेक्ट एक्सपेंसेज में दो नाम बताएंगे हम, वो याद रखिएगा, बाद बाकी ये सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्कस करेंगे। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अभी ये बला क्या है सो समझिए, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि लास्ट ईयर का जो 20 पेन बचा था, एक पेन की प्राइस मान लेते हैं 10 रुपीज है। अभी बस इतना समझ लीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक जो आपका ओपनिंग स्टॉक पिछले साल में था, वो मान लीजिए 200 रुपए का है। आपने जो इस साल जो पेन खरीदा, मान लेते हैं 5 रुपए का पेन खरीदते हैं, 5 रुपए का, तो मान लीजिए आपने 100 पेन खरीदा है, तो 100 पेन मल्टीप्लाई 5 रुपीज, आपने 500 का खरीदा है, तो 500
और मान लीजिए ढो के लाने का खर्चा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो वर्ड अभी आप याद रखिए। एक याद रखिए कैरिज इनवार्ड, कैरिज इनवार्ड, और एक याद रखिए आप वेजेज, मजदूरी लोगों को जो देते हैं। अगर ये दोनों खर्चा मान लीजिए आपने 500 रुपया किया है और आपके पास लास्ट में जो 30 पेन का स्टॉक बच गया, मान लेते हैं वो भी 10 रुपए का है, तो 300 रुपए का बच गया। तो आपने जो सामान बेचा, आपने जो सामान बेचा कितना, 20 - 30 इक्वल टू 90 पेन जो बेचा, उस 90 पेन की कीमत क्या है, उस 90 पेन की कीमत क्या है। तो उस 90 पेन की कीमत यह है कि 200 रुपया जो स्टार्टिंग वाला का कीमत था, 500 का हम खरीदे, 700, 500 रुपया उसका खर्चा किया मजदूरी ढोने वगैरह पे, तो कितना हुआ 1200, और 1200 में से 300 का सामान अभी मेरे पास बचा ही हुआ, तो 900 रुपया हमारा कीमत हुआ बेचने का। ठीक है। जी तो ये 900 रुपया जो हमारा कीमत हुआ उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान हमने बेचा उसका कॉस्ट कितना हुआ, तो 900 रुपया। तो ये जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो इसमें ध्यान से देखिए, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है। जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, लिख देता हूं मैं पूरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जब हमने निकाला तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा प्लस किया, और प्लस परचेज प्लस किया, और माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिए हैं परचेज में से, इसलिए जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहे या क्लोजिंग स्टॉक के आगे एडजस्टेड लिखा रहे, अगर पूरा फंडा आपको समझ में नहीं आया तो फिर वो बता रहे हैं मूर्ख वाला तरीका, या अभी फिर, क्योंकि ये फंडा फिर आपको फिर से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, वहां पे यही क्वेश्चन ही बनाना है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही आपको निकालना है बार बार, तो वहां आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी नहीं समझे तो सीधा सा ये समझिए कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर क्वेश्चन में दिया रहे या फिर क्लोजिंग स्टॉक के सामने एडजस्टेड लिखा रहे, तो ही उसको हम लोग लेके आएंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, अदरवाइज हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके आएंगे। समझ गए। जी। यदि कॉस्ट ऑफ, क्या बोले थे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या फिर परचेज के आगे एडजस्टेड लिखा रहे या सेल्स के आगे एडजस्टेड लिखा रहे, तो हम लोग उसको नहीं लेके आएंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, जी। क्लियर है। एग्जाम्पल सर इसका। एग्जाम्पल अभी तुरंत मिल जाएगा आपको, ये आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, जी दिख रहा है क्वेश्चन। इसमें स्टॉक दिख रहा है, और ये देखिए 1 अप्रैल को लिखा हुआ है, आपको जी पहचानने में स्टॉक मदद ऑन कर। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, ये लास्ट पिछला साल का बचा हुआ सामान है। 2016 का। हाँ जो भी, हाँ दो नहीं, ये 16-17 का, जो 16 के से स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 16 से, और खत्म हुआ 31 मार्च 17 पे, 16। उस साल हाँ। का बचा हुआ सामान है स्टॉक। जी ठीक जी। है, तो इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, अगर कॉपी है पास में तो वो ट्रायल बैलेंस सीधे दो लाइन खींचिए ऐसे, अगर पास में कॉपी तो सीधे दो जी लाइन है खींचिए, पास। एक का नाम लिखिए डेबिट और एक का नाम लिखिए क्रेडिट। खींचते हैं लाइन। सीधे दो लाइन कहीं रफ में नाम खींच लीजिए, डेबिट, एक का ये नाम क्रेडिट क्रेडिट। नाम। अभी तो ऊपर से देखते चलना है, और आपको जो जो बोलेंगे आप लोग उसमें डेबिट क्रेडिट में डाल के देखिए, देखिए आप कभी ट्रायल बैलेंस 1 सेकंड में बना लेंगे। सबसे पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी हम बोलेंगे या फिर जो भी आपको सामने दिखेगा, वो आपको बस क्या मानना है, चार चीज में से एक चीज पहचानना है। स्टॉक जी एसेट जी। है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है। और बनाइए, गलती जो भी बनेगा गलती सही सब ठीक करेंगे, पहले आप बनाइए। स्टॉक है, सबसे पहले आपको बता दिए, फर्स्ट डेट लिखा हुआ है जैसा ही, तो मान लीजिए सीधा समझ जाइए कि पिछला साल का बचा हुआ सामान है ओपनिंग स्टॉक, इसलिए तो ओपनिंग है क्योंकि किसी का क्लोजिंग था ये। ठीक है ना, सेकंड हैंड ऐसे समझिए। ठीक है ना, पिछला साल इसको यूज किया था, अब हमको दिया है बेचने के लिए।
तो ये कहाँ जाएगा, एसेट है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर है। एसेट है। तो लिखिए 2,20,000 फटाक से डेबिट वाले कॉलम में। स्टॉक लिखना है तो स्टॉक पे लिख सकते हैं, या फिर अमाउंट अमाउंट बस लिखिए अभी 2,20,000 लिखे डेबिट में। हाँ अगला परचेज बोलिए, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। लिखिए 25,75,000। 70,000 जी। उसका सेल देखते चलिए, आप खुद बोलते चलिए, अटकेंगे तो वहां पर बोलिएगा। एकदम क्रेडिट होगा, क्रेडिट। ठीक है, सेल हो गया, आगे बढ़िए। 36,000। ठीक है। आगे बढ़िए। कैरिड इनवर्ड एक्सपेंस हमारा ये एक्सपेंस डेबिट करेंगे 3,000। कैरीज आउटवर्ड ये भी तो वही है। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का सर एक और बताइएगा। रिटर्न इनवर्ड इनपुट कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, वो इन खरीदने में। अरे ये देखिए इनवार्ड है तो कहाँ आया है, इन का मतलब क्या होता है, अंदर। अंदर अंदर आया बिजनेस में। अंदर कौन आता है, जिसको हम बाहर भेजे थे। हाँ तो बाहर हम किसको भेजते हैं, सेल को। सेल करते हैं तो सामान दुकान से निकल जाता है ना। हाँ निकल जाता है। बस वही है, तो ये कौन सा है, सेल्स रिटर्न है। वो ये बताए थे, हाँ सेल रिटर्न। हाँ कितना इसका अमाउंट है, 85,000। डेबिट कर देते हैं इसको, रिटर्न इनवर्ड को। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। डेटर 3,20,000। क्रेडिटर तो क्रेडिट कर देते हैं 1,74,000। बैड लॉस 6,000। स्टेशनरी 4,200। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कराए हैं। हाँ सेट में डाल देते हैं। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस 1,85,000 जी। पढ़ा है सर। कहाँ तक पहुंचे, वेजेस एंड सैलरी। वेज एंड सैलरी क्या आप बताइए। वेजेस एंड सैलरी को हम डेबिट कर दिए एक्सपेंस। हाँ ठीक तो किया है, खर्चा है, एकदम बढ़िया। इंश्योरेंस को सर एसेट बना दिए हैं। इंश्योरेंस भी खर्चा है, इंश्योरेंस करवाते हैं आप तो खर्चा एसेट थोड़ी तो है। डेबिट किए हुए हैं। हाँ सही है एकदम, एसेट बनाए तब भी डेबिट होगा, लेकिन खर्चा है इंश्योरेंस। स्टेशनरी को भी डेबिट किए हुए हैं। हाँ स्टेशनरी भी खर्चा है। बैड डेब्ट्स को भी डेबिट कर दिए हैं, एकदम लॉस है। सही, एकदम सही है, क्रेडिटर को क्रेडिट किया, डेटर को डेबिट किया। एकदम सही है। उसका रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न इनकम आए क्रेडिट कर दिए। हम्म, रिटर्न आउट बाद परचेज रिटर्न है। जी क्रेडिट कर दिए, परचेज को ठीक है रिटर्न ठीक, करेंगे तो income मिलेगा। एकदम सही जा रहा है। उसके बाद सेल रिटर्न, सेल वापस मेरे पास आ गया। हो गया नहीं, साइड वाला हो गया ना, तब इधर वाला भी तो कीजिए, ये एक भी बार तो। सर सेल रिटर्न में था, पता ही थोड़ा कंफ्यूज कर गया। अरे सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न सेल में। मेरे पास जो बेचे वो वापस कर दिया हमको। हाँ सेल जो बेचे हैं समझ वापस कर कर दिया। कर दिया हम्म, तो एसेट बढ़ गया, तो ये भी डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न देखिए, सेल्स रिटर्न जब हम सेल करते हैं तो हमको इनकम होता है, फायदा होता है। हाँ इन फायदा होता है। और जब तो वो फायदा, वापस हो गया तो फायदा कम हो गया, यानी नुकसान है। हाँ नुकसान हो गया मेरा, तो नुकसान है तो तो क्या होगा, एक्सपेंस हो गया।
डेबिट डेबिट हम्म, जी, डेबिट ठीक किया मैंने। ठीक ठीक है। है। कैरीज आउटवर्ड, कितना अमाउंट है इसका? 1 लाख, आगे बढ़िए ना, वहीं पे 1,0200। गोल गोल घूम रहे हैं। सेकंड साइड आइए। पता कर रहे थे सही की गड़बड़। सही है। लास्ट में बैलेंस बताएंगे ना, सही गड़बड़ पता चल जाएगा ना आपको। क्या टेंशन लेना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आएगा। नहीं इक्वल हुआ है मैंने गड़बड़ है। जी ठीक है। इसी लाइन में आंसर करना है या फिर इसके लिए दूसरा वाला जो है, दूसरा नहीं सेक्शन है, नहीं, दूसरा इसी में में बनाना लंबा लाइन खींचे है ना कॉपी में पूरा पेज में। है? खींचे हुए खींचे हुए। बस उसी में पूरा क्वेश्चन। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर हम इन्वेस्टमेंट किए तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। लाइबिलिटी कैसे हो जाएगा? इन्वेस्ट बैंक में आप नहीं, पैसा रखते हैं तो लाइबिलिटी हो बैंक में जाएगी। कैश बढ़ जाएगा। कैश तो बढ़ जाएगा मेरा। हम्म एसेट ही है। हाँ, डेबिट। हम्म। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लगा के इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब यही हुआ सर कि इंटरेस्ट लगा के हम इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्ट जो किए हैं उस पर फायदा, बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हाँ, मिलता है मिलता है। तो क्या होगा? इनकम हो गया मेरा। बस सही जा रहे हैं। देखते हैं ना बेस मजबूत करने का क्या फायदा होता है। कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट। पर मिसेस घरेलू, पर मिसेस सर घरेलू सामान होता है। प्रेमाइसेस जगह होता है उसको बोलते हैं प्रेमाइसेस। ये ऑनर का जगह होता है फिर बिजनेस का। बिजनेस का मान के चलिए ना, ओनर का छोड़िए। जगह ठीक है, इसको भी डेबिट कर देते हैं। फिक्सचर एसेट है। मिसलेन क्या? मिसलेनियस। मिसलेनियस मिसलेनियस एक्सपेंस, मतलब होता है बहुत सारा छोटा छोटा। छोटा छोटा एक्सपेंस, ये भी डेबिट है। मिसलेनियस इनकम क्रेडिट में। लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, लोन ले लिए। लोन तो सर लायबिलिटी है मेरा। तो लोन लाइबिलिटी है तो आपको पता है क्या करना है। हाँ, लोन मेरा बढ़ गया। लायबिलिटी यदि लोन ले लिए, इंक्रीज हो गया लायबिलिटी मेरा, क्रेडिट में आएगा। 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन एबव, इस पे हम इंटरेस्ट पे किए। एक्सपेंस 30,000। कैपिटल इंक्रीज होगा, क्रेडिट। प्रोप्राइटर्स विथड्रॉवल्स, ड्राइंग किए। लायबिलिटी घट गया मेरा, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, डेबिट करेंगे। कंप्यूटर्स डेबिट 90,000। गुडविल मेरा पर्चा है, गुडविल भी डेबिट करेंगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च, इसको भी सर करना है क्या? स्टॉक ऑन 31 मार्च को। एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड।
नीचे क्या लिखा हुआ पढ़िए। नो नॉट एडजस्टेड। एडजस्ट में बोले थे, अब तो एंट्री करना आप एडजस्ट में, इसमें नॉट लगा है। नॉट लगा है तो इसको हम ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लाएंगे। जी। इसको मतलब कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। यदि सर एडजस्ट लिखा रहता तब क्या करते? तो लिखते, तो लिख देते। तो लिखते ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसको किस में लिखते सर? ट्रायल बैलेंस में वही एसेट होता है, डेबिट साइड में। ओ ठीक है। इनपुट जीएसटी। इनपुट तो सर खरीदते समय जो हम पे करते हैं जीएसटी, वो एक्सपेंस है ना? इनपुट खरीदते समय हम पे करते हैं। हाँ, एक्सपेंस है ना, वो जो हम खरीद। एक्सपेंस नहीं है, एसेट लाइबिलिटी आपको बताया था ना, जो हमको मिला है माइनस करना है तो एसेट होगा। आउटपुट जो देना है गवर्नमेंट को लाइबिलिटी होगा। जी, जो उसको देना है। हम्म। ठीक है। इनपुट सर एसेट, जैसे हम दुकानदार के पास चले गए, उसको हम पे किए सामान तो के लिए। परचेज किए तो आपको हम बताए थे ना, जो कि परचेज किए हैं आप, तो आप घर पे जी। लेके आए हैं, इनपुट है, तो ये गवर्नमेंट कब हमको बोलेगा माइनस कर लो? जब हम गवर्नमेंट को जब हम आउटपुट पे करेंगे, तो आउटपुट पे आउटपुट पे। करेंगे तो इनपुट, आउटपुट लाइबिलिटी हो गया, तो इनपुट क्या हाँ होगा? वो तो एसेट होगा। क्योंकि आपको हम बताए थे ना कि अगर इनपुट है। का अमाउंट ज्यादा बच जाए तो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, आउटपुट का जी अमाउंट पता बच जाएगा तो लाइबिलिटी में जाएगा। जी, ये 50,000 इधर से क्रेडिट। जी हो गया यहाँ तक। हो गया। जी। चलिए, कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर तो आप लोग को अलाउ नहीं है एग्जाम में। नहीं है, नहीं है। चलिए यहाँ से आंसर चेक कीजिए। एक स्टॉक 2,20,000 डाले हैं डेबिट में। नाम नहीं लिखा है, लेकिन पहला दो लाख बीस डेबिट में हजार डाले लिख हैं, दिया। 2,20,000 डेबिट में है हाँ आपका। हाँ, डेबिट में। 25,75,000 डेबिट में। हाँ डेबिट में। 36,18,000 क्रेडिट में। हाँ क्रेडिट में। कैरेज इन वार्ड 3,000 डेबिट 3,000 में। डेबिट में। 1,200 डेबिट में। जी। 85,000 85,000 डेबिट। डेबिट में। बीस बीस हजार हजार डेबिट। क्रेडिट में। 3,20,000 बीस हजार क्रेडिट। डेबिट। बीस नहीं हजार मतलब डेबिट डेबिट में हम डाले हुए हैं 20,000। का है भाई, रिटर्न आउटवार्ड है। रिटर्न आउटवार्ड का मतलब क्या होता है? बाहर। हाँ बाहर बाहर बेचे हैं इसको। नहीं, बाहर वापस किए हैं। हाँ मतलब हमको वापस परचेज किए करके हैं। लाए थे, वापस किए, इनकम बना, वापस हाँ किए 20,000। हैं। जी जी, इनकम मेरा आया, हाँ 20,000 क्रेडिट में। क्रेडिट में 20,000। ठीक है। उसके बाद 3,20,000 हाँ डेबिट। डेबिट, जी जी। 1,74,000 1,74,000 क्रेडिट। क्रेडिट। उसके बाद 6,000 डेबिट। डेबिट जी। 4,200 डेबिट। जी। 3,000 3,3400 डेबिट। जी। 1,85,000 डेबिट। हाँ डेबिट। इन्वेस्टमेंट 3,00,000 डेबिट। जी डेबिट। उसके बाद 12,400 डेबिट। उसके बाद आपका 1,20,000 डेबिट। 1,20,000। ये कौन सा वाला सर आ गया? फर्नीचर। 1,20,000 का था फर्नीचर। 12,000 जिसको आप लिखे हैं वो एक जीरो गलती हो गया, उसको ठीक कीजिए। एक जीरो काट दीजिए, डेबिट में है ना? हाँ डेबिट में भी। हाँ तो एक जीरो आप कम लिख पाए। कैश इन हैंड 30,000 डेबिट। जी डेबिट है। 39,000 39,000 कैश क्रेडिट। कैश इन हैंड भी था सर इसमें। हाँ तो हाँ। कैश इन हैंड भी था इसमें। हाँ तो वही तो 30,000 डेबिट में लिखे ना आप। नहीं, ये वाला हम नहीं लिखे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हम्म। उसके बाद आप कैश इन हैंड नहीं लिखे आप? नहीं नहीं लिखे। कैश इन हैंड एसेट हो जाएगा, एसेट डेबिट में। हाँ। बैंक ओवरड्राफ्ट 39,000 लिखे हैं वो क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है लिखे हुए हैं ये वाला। ये सर दूसरा क्वेश्चन है क्या, या फिर वही है? ये दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ, दूसरा लग रहा है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, वहां से पूछ के देख लेंगे। एक मिनट में लग रहा है। अच्छा हाँ, यहीं पे कुछ दूसरा क्वेश्चन का आंसर था वो, आई थिंक। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी।
हम लोग कितना 185 कहाँ तक चेक किए थे जो आपका सही निकला था? 1,85,000, एक 3400 लाख तक, 3400। 3400। अच्छा, इन इंश्योरेंस पे वेजेज एंड सैलरी 185,000 डेबिट में लिखे हैं। जी इन्वेस्टमेंट 3 लाख डेबिट में। जी, डेबिट में, हाँ। 27,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट में। कैश इन हैंड 12,400 कैश बैंक जी डेबिट। प्रमाइसेस जी, 6 lakhs डेबिट। फिक्सचर 1,40,000 डेबिट। हाँ, डेबिट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,200 डेबिट। जी, डेबिट। इनकम 1,400 क्रेडिट। जी, क्रेडिट। लोन क्रेडिट 60,000। हाँ, 2,50,000। 2,50,000, 2 लाख, हाँ। और इंटरेस्ट क्रेडिट ऑन में। एवव, और ये इस लोन पे इंटरेस्ट है 30,000 का। डेबिट कर दिए। हाँ डेबिट, एकदम 60,000। परफेक्ट। परफेक्ट सही। उसके बाद आपको नेक्स्ट है कैपिटल। लाइबिलिटी है 30, 30, लाइबिलिटी 30,000। ठीक है। क्रेडिट। 7 लाख ना कैपिटल। हाँ, क्रेडिट, क्रेडिट में। ड्राइंग 60,000 डेबिट। हाँ, डेबिट। कंप्यूटर 90,000 डेबिट। डेबिट। गुडविल 1,60,000 डेबिट। ये डेबिट। स्टॉक को कुछ नहीं करना है, 3,10,000 को। फिर हाँ, ठीक है। और फिर इनपुट 40,000 डेबिट। जी, डेबिट में। आउटपुट 50,000 क्रेडिट। क्रेडिट। जी ठीक है। दोनों को आप जी, ठीक। डेबिट और क्रेडिट को जोड़िएगा, इकट्ठा कीजिएगा, देखिएगा दोनों का बैलेंस एकदम इक्वल आएगा। ठीक है। इसको सर एग्जाम में देता तो इसको जोड़ना पड़ता है यानी हाँ आप? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा आपको। तो उस हिसाब से सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सीक्वेंस में क्या लिखना पड़ेगा? नाम से लिखिएगा, नाम लिखना है आपको सामने में या। नहीं, कहने का मतलब जैसे 2,20,000 है, अब उसके अब आ गया 1,000 इसके बाद वाला ट्रांजेक्शन में। तो हाँ 1,000 को तो यही आपको राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ जाना है। अगर कहीं से कहीं लिख देंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत आ सकता है जोड़ने में। हाँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जिससे से आपको सुविधा लगे। जी ठीक है। ये देखिए इसी तरह आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। अभी आप अपना टीएस ग्रेवाल का बुक निकालिए, जब लेजर के बाद वाले चैप्टर पे जाइए, ट्रायल बैलेंस लेजर में ही स्टार्ट हो जाता है। लेजर के बाद वाला चैप्टर है। हाँ लेजर के बाद देखिए ट्रायल बैलेंस होगा। लेजर के बाद स्पेशल पर्पस बुक टू अकाउंटिंग ऑफ गुड्स, जीएसटी हो गया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस देखिए वहां पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कीजिए। जहां भी कहीं भी अटकिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। निकाल ठीक है। 14.2 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस आ गया चैप्टर इसका। ट्रायल सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम माना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या फिर इसका जो बैलेंस इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन पहले एक दो तीन इलस्ट्रेशन बनाइए। ठीक है। एक बार सर ये बताइए कि आखिर कैसे इसको मतलब करना है प्रैक्टिस इसका, किस हिसाब से? जैसा अभी तो बताया आपको कैसे करना है क्वेश्चन बनाना। इसमें सर इलस्ट्रेशन भी वो सब को भी बनाना है ना? हाँ इलस्ट्रेशन बनाना स्टार्ट कीजिए, हाँ आपको क्वेश्चन नंबर मैसेज कर देंगे अभी। ठीक है। ठीक है, उस क्वेश्चन सबको सॉल्व कीजिए, ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन सब सॉल्व कीजिए, जो जो क्वेश्चन में फंसिएगा आप हमको क्वेश्चन नंबर मैसेज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट वही डिस्कस करेंगे। अब तो सर हमको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि एक टाइम में ट्रायल बैलेंस खाली बनाना है, एक टाइम में खाली लेजर बनाना है, एक टाइम में जनरल। एक एक क्वेश्चन बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हो जाएगा। ठीक हाँ है। एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करना है, एक दो क्वेश्चन करना है। ज्यादा कीजिएगा तो कितना कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन। कभी जन बैठे हैं मूड हुआ कोई जनरल एंट्री देख लेते हैं एक बार, दो चार, तो कोई जनरल एंट्री, कोई रेंडमली कोई सा भी क्वेश्चन निकालिए जनरल एंट्री का, बना दीजिए। कभी ट्रायल बैलेंस का निकाल के एक दो ट्रायल बैलेंस बना लिए, इसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप सारा आंसर तो आप खुद दे दिए, आपको तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। वो सर अपना एक बार अकाउंट का कहानी बताइए कुछ। हाँ आपका सर अकाउंट
खतरनाक खतरनाक कैसे हुआ था? अरे भाई प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा भी उतना ही खतरनाक हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा कोई सीख के थोड़ी आता है, सब यही सीखता है। सब दिन सीखने का कोशिश करो, यही फाइनल आपको गुरु सर मंत्र टीचर है। कैसा मिला था ये अकाउंट का? क्या बोले? आपको टीचर कैसा अकाउंट का मिला था? हमको, हम सेल्फ स्टडी है भाई। कोई टीचर से नहीं पढ़े? कोई टीचर से नहीं, लाइफ में एक ही सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट पढ़े हैं दो टीचर से। उसमें एक में पैसा डूब गया और एक ठीक रहा, एक मतलब अच्छा सीखे। सीए इंटर में पढ़े थे, कॉस्टिंग पढ़े थे, एक दिल्ली के टीचर है बहुत बड़े, राजेश मक्कर नाम है उनका, उनसे कॉस्टिंग पढ़े थे तो बहुत फायदा हुआ, मतलब सीखने को मिला। कॉस्टिंग तो सीखने को मिला ही, मतलब ये भी सीखने को मिला पढ़ा कैसे जाता है। और एक और फाइनल में पढ़े थे हम टैक्स, मतलब किसी एक टीचर से, मतलब इस इंडिया के सबसे बड़े टीचर हैं टैक्स के, उनसे पढ़े थे। लेकिन टैक्स में? हमको, हाँ इनकम टैक्स पढ़े थे, इंडिया के सबसे बड़े टीचर से, अब नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो ठीक है। रहा है, यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। लेकिन मतलब सबसे बड़े टीचर हैं, आप गूगल में सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा उनका नाम। मतलब सब उनका दीवाना है, लेकिन हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वही दो ठीक बस है। पढ़े, और सब हम खुद से ही पढ़े, एक ही बार ट्यूशन पढ़े, फिर समझ में आ गया कैसे पढ़ना है, फिर अपने से ही कोशिश कर करके सीखे। और बस एक ही गुरु मंत्र है जो कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा अकाउंट रहेगा। और छोटा छोटा चीज पे, टेक्निकल पे ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो चीज सबको आता है वो कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो सबको आता है। जो नहीं आता है वो पूछा जाता है। जैसे कि आपको हम लेजर में सिखाए कि लेजर सबको आता है, लेजर कुछ नहीं है, लेजर एकदम सबको आता है, लेकिन लेजर में किस अकाउंट को टोटल करना है, बैलेंस बीडीसीडी करना है, ये बहुत कम लोगों को आता है। आप अपने क्लास में भी पूछिएगा किसी से, तो आपको कोई नहीं जवाब दे पाएगा इस चीज का। या फिर बहुत ऐसा चीज होगा जो आप पढ़े होंगे, आपके क्लास में किसी को नहीं पता होगा। ये सही बात है, नहीं आता। जबकि इतना वो लोग जनरल नहीं बता पाता, जबकि जबकि वो बहुत लोग आगे है वो। स्कूल भी करता आगे। है, ट्यूशन भी पढ़ता होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बेसिक चीज ना बहुत लोग को नहीं पता होता है, और टीचर को पता भी होता है तो बताना टाइम वेस्ट समझता है कि छोड़ो, अगले को समझ में नहीं आएगा, हम कैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझाएंगे, आपको नहीं आएगा तो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो वैसे समझाएंगे, वैसे नहीं आएगा तो वैसे समझाएंगे। तो सिर्फ पढ़ाने सबको थोड़ी आता, पढ़ा पाएगा तो। तो वही वाली बात है, तो आप बस हम एक ही बात बोलेंगे, डेली एक क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन ज्यादा मत कीजिए, बस डेली एक एक। काम सर आप कर सकते क्या बोले? हैं, हम क्वेश्चन तो सर हम बुक का बनाएंगे। हाँ, वो बुक का ही लेकिन बनाएंगे। आप सर कोई ऐसा जनरल एंट्री या कुछ भी कोई क्वेश्चन आप सेंड कर दीजिए कि कोई भी अपने हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन आप अच्छा अपने ठीक, हिसाब से। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे, आप आज नहीं भेजेंगे, कल हम भेज देंगे। जी। कल तो उससे दोपहर में और मेरे फायदा पास होगा। टाइम है तो हम भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फिर चलिए ठीक है कल सर। मिलते हैं।